जल्दी से आप सब कॉपी निकालिए, बातचीत नहीं की। सुनो, आप लोगों ने पहला चैप्टर का जो असाइनमेंट दिए थे वो क्वेश्चन किए हैं, उसको एक बार मिला दूं क्या? जल्दी से करो तो एक बार क्वेश्चन को। ओए, बातें नहीं करो, सब सुनो। जल्दी से आप सबके पास जो असाइनमेंट है उसको निकालो। जिसके पास नहीं है ऑप्शन लिखो, आप लेके उसको टिक कर लीजिएगा। सुनिए, नहीं मैंने लाके रख दिया है, देख लीजिए। सुनिए, ओए, बातचीत करना बंद करो। जल्दी से आप सब 5 मिनट में फटाफट टिक कीजिए, फिर आगे पढ़ लेंगे। आज हम लोग फिर खत्म करके नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। सुनिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना? आपको याद होगा, आवेश बट्टे द्रव्यमान, याद आया कुछ? कितना था? 1.75 इंटू 10⁻11। ये -11 है, आंसर होता है +11। इनमें से कह रहा हूं गलत है तो अच्छा, ये 6 नंबर चला है क्या? तुम सभी ने मुझे बॉस ऑप्शन बोल रहे 1 नंबर। ठीक है, ठीक है। ओए सुनो, बातें करना पहले बंद करो। सुनिए, एक स्थिर आवेश में क्या उत्पन्न होता है? पेन वेन कहां है इसका? यहां जाएंगे तो वो हट जाएगा ना। रुको, शायद यहां से कौन है पेन यार? नहीं, अच्छा सही बोला। तुम सब देख देख के ये सीख गया है। क्लास में जो पढ़ाया वो तो नहीं सीखा है, स्मार्ट बोर्ड को ऑपरेट करना सीख गया। चलो अच्छी बात है। ओए सुनो, एक स्थिर आवेश में क्या उत्पन्न होता है? 1 मिनट सुनना। ओए, मैं एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूं, आपका डबल डिवीजन हो जाएगा। सुनो, स्थिर आवेश में होता है विद्युत क्षेत्र। जब एक समान वेग से आवेश चलती है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और जब आवेश त्वरण करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय। यहां बोला है स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करती है, तो आंसर होगा केवल विद्युत क्षेत्र। दूसरा नंबर, त्वरित आवेश। अभी बोले हैं त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय। देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन। कर लिए थे सब लोग? ओए सुनो, ठीक एक जैसे दो गोलों में से एक को धन आवेश और एक को ऋण आवेश दिया गया है, तो दोनों गोले का द्रव्यमान, सुनो, धन आवेश वाले गोले का द्रव्यमान कम होता है और ऋण आवेश वाले गोले का द्रव्यमान, तो इसका मतलब धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित के गोले के द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इतना आपको अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। 1 कूलम्ब आवेश बराबर है, यहां बच्चा गलती करता है 3 में और 9 में, यह गलती मत करना आप। आंसर होगा 3 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर? 1.6 × 10⁻⁻19 एब्सोल्यूट कूलम्ब। वो कूलम्ब होता है, एब्सोल्यूट में हो जाएगा -20। बच्चा बोलता है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत, यही आंसर होगा। ये मात्रा किस में है? एब्सोल्यूट कूलम्ब में। आपने जो -19 पढ़ा था वो किस में था?
एब्सोल्यूट कूलम में होता है माइनस। ध्यान रखना यहां मिस्टेक होगा, एक दिन मैंने क्वेश्चन करवाया भी था ये। अरे मैंने एक कूलम आवेश को, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को एब्सोल्यूट में और स्टेट में दोनों बदल के दिखाया था। चलो 6 नंबर देखिए अब। सुनो, अच्छा ये भी साथ में आ गया, पहले वाला जो है वो रह जाता है ना। सुनिए 6 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11। इसमें कोई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। सबको इसका मान याद है ना, 1.75 इंटू 10 टू दी पावर कितना 11, प्लस में होता है, यहां माइनस में ऑप्शन दिया हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे ज्यादा भारी कौन? न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर, आप लोगों ने मोस्टली कर लिया होगा, मैंने अप्रोक्स जितना भी चीज है सब तो बता ही दिया हूं। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा ये 90 कर लो। 8 नंबर है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा किरण को। अल्फा का मतलब क्या होता है? हीलियम, हीलियम का नाभिक यानी हीलियम प्लस प्लस। ओए जो बच्चा नहीं जानता लिख लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा ही है। अल्फा का मतलब कौन? अल्फा का मतलब होता है हीलियम का नाभिक यानी He प्लस प्लस। आगे आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, याद रखना। हीलियम को याद रखना पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का नाभिक होता है। He प्लस प्लस को हम लोग अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, अल्फा कण। एक कूलम कितने के बराबर? ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, 10th का ही क्वेश्चन है। रैखिक आवेश का कूलम बट्टे मीटर, कूलम बट्टे डी ऑप्शन। पृष्ठीय आवेश का बहुत फेमस का क्वेश्चन है, कूलम बट्टे मीटर, कूलम बट्टे मीटर स्क्वायर। अगला सुनिए क्या है? कूलम बल है, केंद्रीय भी है और दोनों है। ऑप्शन नंबर सी। देखो मोस्टली बच्चे ने खुद ही कर लिया है। मुक्त आकाश का मतलब होता है निर्वात, तो निर्वात का परावैद्युतांक 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, याद रखिएगा नीचे ही होगा ना, पहले सबको मिटाना पड़ेगा। हाँ मिटा देता हूं। देखो आपसे ध्यान से देखो, जिसका नहीं है फटाफट कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा। सुनिए तो, माध्यम में बल का सूत्र मैंने एक बताया था ना। कोई आपसे पूछे कि माध्यम में कितना बल लगता है तो क्या पढ़े थे आप? वायु में बल बट्टे ER था। वायु का बल कितना है और ER का मान भी तो 80 बट्टे 80। एक बात और, क्या माध्यम के आने से बल का मान कम हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 न्यूटन। 14 का बी नंबर आंसर होगा 1 न्यूटन। माध्यम की विद्युतशीलता E बराबर होता है E0 इंटू, याद रखेंगे, सब आसान है ना। E0 का बीमा कौन सा? ABCD। अरे E0 का मात्रक क्या होता था? कूलम्ब स्क्वायर बट्टे न्यूटन। इसे बीमा नहीं बना सकते हो आप। ये हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर बट्टे ML_T-2 और L स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो L-3, L-3, M-1, M-1 हो गया, T हो गया 4। ये होगा ना ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देख के खुद से बना लिया कीजिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अच्छा पहले तो ये है मात्रक। मात्रक क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर बट्टे, कूलम्ब स्क्वायर बट्टे न्यूटन, बी नंबर ऑप्शन।
स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? जूल बट्टे कूलम बताए थे ना, ऊर्जा होता है, ये नहीं है, वो विभव का मात्रक होता है। जूल बट्टे कूलम किसका मात्रक है? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कल भी बताए थे के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर है ना, तो 1 बट्टे विद्युत विभव, बिंदु आवेश का विद्युत विभव के क्यू बट्टे आर, यानी 1 बट्टे। ये सब आप वो डैम श्योर क्वेश्चन है जो आपको करके ही जाना है, आई समझ। मैंने इसलिए आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया है, कम से कम इतना प्रिपेयर आपको कर लेना। ऑब्जेक्टिव में भी लगभग मैंने सारा समराइज कर दिया है, इसलिए ध्यान से आप समझ लेना। ये पहले से ठीक क्यों लगा हुआ है? सुनिए, निम्न में से कौन सा विद्युत वाहक बल, यहां बल लिखा है ना, तो बल का मतलब बच्चा समझता है न्यूटन, ऐसी बात। विद्युत वाहक बल कहते हैं हम लोग वोल्टेज को ही, विभव को ही। तो बताइए विद्युत वाहक बल या विद्युत विभव की बीमा या मात्रक, मात्रक क्या होता है? जूल बट्टे कूलम, सब में है जूल बट्टे कूलम। अब सुनना, ओए जूल बट्टे कूलम का बीमा बनाना है तो जूल का होता है ml² T-2 और कूलम का होता है, ये बन जाएगा आपका ml2 T-3 A-1 T-3 A-1 बी नंबर। 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चलेगा। 23 का बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलम्ब इंटू, इसको हम लोग डिवाई भी कहते हैं ना, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब हो गया 80 और मीटर हो गया L। ये आपका कर लिए सारा ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। सेकेंड लेसन का भी आप कर लेना, उसका भी आप कर सकते हैं, खत्म ही है लगभग, ठीक है, तो उसको भी हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे। आप सिर्फ एक बार खुद से ही किया कीजिए, ठीक है ना। आप खुद से करके आओगे तो आपको पता लगेगा कौन कौन सा आपका मिस्टेक था। एग्जाम में आपको खुद ही करना। सुनिए तो, ओए ध्यान सुनो, एक सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर विद्युत विभव, आपको याद है ओए, द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र था 2kp/dq, नीचे dq आ रहा था, जबकि विभव में आया था kp/d², तो नीचे d² आ रहा था ना, इसका मतलब कौन सा? 1 बटे r², है ना। एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के सतह पर लंबवत, लिखे थे ना गुण, देखो उसी से क्वेश्चन है, सतह पर लंबवत। एक समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में, समविभव का मतलब कितना डिग्री कोण? 90, तो x पे 90 कौन होता है? y, और इसका मतलब कौन सा तल? YZ तल की, ये ABC ऑप्शन होगा। समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री, हमेशा लंबवत होती है। चालक भी हमारा समविभव पृष्ठ था ना। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है, याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य बहुत बार पूछा है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध dv = -EDX होता था ना, यही हो जाएगा ए नंबर। आप सबने खुद ही कर लिया सारा। वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र धनावेश से अक्षीय में होता है ऋण से धन, और निरक्षीय में धन से धनावेश से ऋणावेश। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर क्रॉस हो गया। क्या सारा फॉर्मूला अच्छे से याद रहे तो क्वेश्चन करना आसान है? पहला लेसन का है ना, तो जो बच्चे नहीं किए हैं वो अभी कम से कम जाके कर लीजिएगा। 31 तक कर लिए ना। देखिए 31, देखिए देखिए तो इधर 31 तो हो गया। ये देखिए, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव
P है इसी स्थिति में, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य लेते हैं। ओए अब बताओ द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या था? माइनस P वेक्टर डॉट, आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू दोनों के बीच की दूरी। कितना आवेश है? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19, और इसको गुना करेंगे, दूरी कितना है? 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -10, -19 और -10 कितना हो गया? -29। 3.2 और 2.4 को आप गुना करोगे, यह आता है 7.68। क्या आता है? बी ऑप्शन। गुना करना होता है दोनों को बस। यहां बच्चा गलती क्या करता है पता है? 12 का मतलब वो क्या करता है? लंबाई का 2 गुना लेता है। ऐसा गलती, जो लंबाई दिया रहेगा वही 12 होता है। टोटल लंबाई को ही 12 माना गया है ना? यहां देखिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय पर, अच्छा बताओ अक्षीय निरक्षीय में किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा? अक्षीय का। कितना? निरक्षीय का 2 गुना ना। तो अक्षीय पर है E1 और निरक्षीय पर है, तो बोलिए ज्यादा कौन होगा? यानी E1 बराबर E2 का क्या? डबल। यानी E1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ अक्षीय का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय का 2 गुना होता है। अगला देखिए, ये तो कर लोगे। ये लिखा हुआ है बी है, इतना लिखा हुआ है के 2kp/r³ और ये है kp/r³। आपका ऑप्शन नंबर बी। 36 का बताओ, विभव कितना होता है? kp/d² और 0, kp/d² और कौन सा? 0। इसको मिटा दो, बस 1-2 क्वेश्चन और होगा। देखिए तो, बस एक ही तो है। देखिए, ये भी देख लीजिए लास्ट। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कितने कोण पर काटती है? 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं काटती है। चालक पदार्थ पर उपस्थित आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है चालक पदार्थ में कितना? 0 ना। चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, बस। तो जिसका नहीं हुआ था या जिन्होंने कर लिया था, अपना मिस्टेक को चेक कर लीजिएगा बस। चलिए आप सब अब अगला इस पे चलिए, और अब हम, ओए जरा सुनो, 2-3 छोटा छोटा चीज मुझे आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। पीछे ध्यान दो, अब बातें बिल्कुल नहीं। 2 छोटा छोटा कंसेप्ट आपको सिखाना है मुझे, वो दोनों कंसेप्ट को ध्यान से सीखिए, फिर हमें स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। समय बचा तो आज नहीं तो कल। ओके, सुनिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, इससे ऑब्जेक्टिव आता है, सिर्फ पॉइंट को समझना है और लिखना है, ठीक है? लिखे दो। लिखिए, चालक पदार्थ में, हेडिंग डालो, ऑब्जेक्टिव में आएगा और काफी इंपॉर्टेंट है ना। चालक पदार्थ में अतिरिक्त आवेश, चालक पदार्थ में अतिरिक्त आवेश, इसको हम कहते हैं एक्सेस चार्ज इन कंडक्टर। कौन सा टॉपिक है? एक्सेस चार्ज इन कंडक्टर। सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, अभी आपको दिमाग में घुस जाएगा। सुनना, ओए ये सुनो। देखो हमारे पास ना पदार्थ, वैसे 2 प्रकार के पदार्थ को हम ले सकते हैं, एक ले सकते हैं ठोस और एक ले सकते हैं खोखला। ध्यान दो सब, पीछे उतर गए ना, इतना जूता मारेंगे चेहरा का रंगत बिगड़ जाएगा। एक सवाल कहने समझ नहीं आ रहा है? सुनिए,
देखिए, वास्तव में हम कोई भी पदार्थ लेंगे ना तो आपको दो प्रकार के पदार्थ को लेना होता है, एक ठोस और एक खोखला। प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हुई थी और इसी का हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। सुनिएगा, आपको ना बोला गया कि आपके पास एक ठोस चालक है। ठोस का उदाहरण देता हूं, मान लो गोलाकार है लेकिन वो ठोस है। कैसा चालक हम ले रहे हैं? ठोस। सुनिए ध्यान से, लेकिन ठोस में हम कौन सा पदार्थ ले रहे हैं? चालक। अब सुनना, अतिरिक्त आवेश का क्या मतलब है? वस्तु को जब आप आवेश दे रहे हो ना तो उस वस्तु में क्या होगा, इस बात को समझना है। एक्सेस चार्ज का यह मतलब है कि जब आप किसी वस्तु को सुने इधर, हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ है, एक को आप कहोगे चालक और एक को हम कहेंगे कुचालक। अब चालक में भी आपको दो चालक देखना है, एक हमें देखना है ठोस, कैसा चालक, और एक आपके पास है खोखला। खोखला का मतलब जिसके अंदर कोई पदार्थ उपलब्ध खाली है। अगर मैं ठोस का बात करूं तो ठोस में क्या हर जगह पे परमाणु भरे होंगे? यस, वो किसी न किसी पदार्थ का तो बना हुआ है। लेकिन जब आप खोखले का बात करोगे तो बिल्कुल अंदर से क्या होगा? अब सुनिए, दोनों में आपको क्या समझना है, ध्यान सुना। ये ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, मान लीजिए खोखला है लेकिन कैसा है? चालक। अब ये बताओ, जब आप किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो क्या वो परमाणु में ही तो रहता है? आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी हमें मिलते हैं वो किसी परमाणु के अंदर ही उपलब्ध होता है। आपने अगर ठोस चालक को आवेश दिया तो ठोस का मतलब क्या, वो चारों तरफ से पूरे पदार्थ से भरा हुआ है। तो क्या पूरे पदार्थ से भरा हुआ है तो क्या सभी पदार्थ को आवेश मिल जाएगा? मान लीजिए आपने प्लस दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला या इलेक्ट्रॉन दिया, इसको आपने आवेशित की, तो क्या पूरे वस्तु में आवेश आना चाहिए? अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो माइनस होगा, या इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो। इसी प्रकार से अगर खोखले की बात करोगे, खोखला तो अंदर से पूरा खाली है। खोखला अगर अंदर से पूरा खाली है तो आवेश कहां उपलब्ध होगा? सतह पर। पदार्थ कहां उपलब्ध है? सतह पर। आपने इस वस्तु को आवेशित किया तो जितना भी आवेश आपको दिख रहा है वो सभी आवेश कहां दिख रहे हैं? सतह पर। अब ध्यान से सुनिएगा, खोखला में क्या कोई चांस है कि कोई आवेश वस्तु के अंदर चला जाए? कोई चांस नहीं है। खोखला आपका अंदर से पूरा खाली है। पूरा खाली होने का मतलब है कि अंदर में कोई भी आवेश उपलब्ध। लेकिन ठोस भरा हुआ है तो क्या आवेश हर पदार्थ के एक एक कण में अगर चला जाए तो क्या पूरे पदार्थ में आपको आवेश दिख जाएगा? लेकिन क्या देखा गया प्रैक्टिकली, वो सुनना। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो तो सही है, लेकिन ऐसा ठोस चालक में होता। मतलब आपको क्या समझना है वो सुनो। ठोस चालक में भी देखा गया कि आवेश पूरे पदार्थ में जाने की वजह वो सारा का सारा आवेश कहां रह गया? सतह पर। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना यह चाहिए था कि खोखला है तो सतह पे और ठोस है तो पूरे पदार्थ में। लेकिन जब ठोस चालक होता है ना तो ये जितने भी आवेश है वो सब कहां दिखे गए? अब सुनना, वैज्ञानिकों ने इसको क्या एक्सप्लेन किया, इसका व्याख्या क्या किया वो सुना। उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने जब सोचा तो उनको एक बात समझ में आई। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना? 0। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान आप पढ़े थे, ER का मान अनंत आया था। तो एक चालक पदार्थ के अंदर अगर आप देखोगे तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिखेगा? और अगर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे यह बताओ, क्या कहीं आवेश के होने से विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो सकता है? आवेश के होने से विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? अगर एक आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है, K³ / R²।
आपके पास अगर एक आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र देखा जाए तो सूत्र क्या होगा, के क्यू बाई। अब यहां पर आप पूरे पदार्थ को देख रहे हैं, हमें पता है कि चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र होना ही नहीं है। तो अगर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो फिर वहां पर आवेश भी उपलब्ध, क्योंकि अगर आवेश वहां हो गया तो वहां विद्युत क्षेत्र का मान भी कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान नहीं होने की वजह से एक भी आवेश को अंदर में रहना अलाउ, और इसीलिए सारे आवेश चले जाते हैं कहां। लेकिन अब सुनना, अगर यही ठोस, फिर से मैं ले रहा हूं, यह ठोस अगर आपका चालक नहीं हो के क्या हो जाए, कुचालक, तो कुचालक के अंदर क्या विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसका मतलब कुचालक में अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं है, इसलिए इसके अंदर जाके आवेश आसानी से रह सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर आपके पास खोखला है, खोखला में तो अंदर कोई पदार्थ नहीं है। अरे खोखला में कोई पदार्थ, खोखला में अगर कोई पदार्थ नहीं है तो क्या खोखला में आवेश सतह पर रहेगा। इसीलिए आप जब कोई खोखला कुचालक लेंगे तो इसका हालत वैसा ही होगा जैसा किसका था, चालक का था। इसमें आवेश कहां रहेगा, आपको ध्यान क्या रखना है, सुनना, सिर्फ एक्सेप्शन किसमें पाया गया, सुनिए, खोखला है, पदार्थ अंदर से खाली है तो अंदर आवेश जा नहीं सकता है, इसलिए जितने आवेश है सब कहां रहेंगे, चाहे वो चालक हो चाहे वो। लेकिन ठोस में एक एक्सेप्शन आ गया, ठोस चालक के अंदर आवेश को सतह पर ही रहना पड़ेगा, उसके पृष्ठ पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है चालक अगर ठोस भी है तो उसके अंदर के विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, और यह जीरो बनाए रखने के लिए आवेश को बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे आवेश आ गया तो विद्युत क्षेत्र का मान फिर जीरो हो। जबकि अगर कुचालक है तो क्या कुचालक में विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होता है, ऐसा मैंने कुछ कहा था, नहीं। तो कुचालक में विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होता है, इसलिए इसमें आवेश ठोस के हर एक कण में रह सकता है। लेकिन कुचालक के सुचालक के अंदर यानी चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र को जीरो बनाने के लिए आवेश कहां चला जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है वो सुनो, कौन से इसमें तीन वस्तु हैं जिनमें समान गुण है आवेश का। एक तो आपके पास ठोस चालक, आवेश कहां, सतह पर। खोखला चालक, सतह पर। खोखला कुचालक हो तब भी। अगर पूरे आयतन में देखा जाए आवेश तो वो सिर्फ कब होगा, जब आपका ठोस क्या है, कुचालक है। तो पूछा क्या जाता है वो सुनना, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन बस आपसे एक ही पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ठोस चालक में आवेश कहां रहता है, उसके सतह पर, उसके बाहरी पृष्ठ पर, ऐसा लिखेंगे। पूछेगा क्यों, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। खोखला है तब तो बाहर ही रहेगा, क्योंकि खोखला अंदर से खाली है तो उसके अंदर तो आवेश रह ही नहीं सकता है। और ठोस कुचालक है तो फिर आवेश कहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, और उसमें यह याद रखिए कि यह गलत है, ठोस चालक के लिए यह ऑप्शन सही होगा। और इसका मान होगा, मतलब इसका कारण होगा विद्युत क्षेत्र अंदर में कितना होना, जीरो होना। यह बना के आप दिखा दीजिए, और फिर इसको हम एक पॉइंट लिख लेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। पहले ठोस चालक बनाइएगा, आवेश पूरा भर के दिखाइएगा कि यह गलत है, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे आप। खोखला में तो सतह पर होगा, लेकिन ठोस चालक है तब भी आवेश को रहना पड़ता है कहां, सतह पर ही, क्योंकि उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो होता है। इसको मैं लिखवा दूंगा शब्दों में, पहले फटाफट ये फिगर बना लीजिए। खोखला में कोई दिक्कत नहीं है, ठोस में बस एक्सेप्शन याद रखना है आपको कि अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण आवेश को जाना पड़ता है बाहरी सतह पे या बाहरी पृष्ठ पे। तो जब भी आप अतिरिक्त आवेश देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। हम जो भी आवेश का बात कर रहे हैं वो कौन सा आवेश है, जो हम एक्स्ट्रा बाहर से उसे आवेश दे रहे हैं या वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उनका बात कर रहे हैं, एक्सेस चार्ज का। बाकी वस्तु जो उदासीन होती है उसका तो अपना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता ही है वस्तु के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सिर्फ एक्सेस चार्ज में, जो आप एक्स्ट्रा आवेश दे रहे हैं उसके लिए। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, जल्दी लिखो, तुम सब टाइम लैप्स कर दिया सारा। ठोस चालक में
आवेश का अंदर रहना संभव नहीं है, क्योंकि ठोस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। खोखला में अंदर में कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई आवेश नहीं होगा। क्या ठोस चालक के जैसा ही होगा खोखला चालक और खोखला कुचालक? यस, तीनों की स्थिति में आवेश कहां? सतह। बस एक स्थिति में आवेश पूरे आयतन में वितरित होता है, जब ठोस कुचालक हो। ओए, जहां पे अंदर में आवेश नहीं है वहां विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। जैसे यहां विद्युत क्षेत्र का मान अंदर में कितना? इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर 0। कुचालक में अंदर भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है। अच्छा, जहां विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है वहां पे विभवांतर भी शून्य होती है और विभव हमेशा समान रहती है। वेरी गुड, लिखिए नोट करके। 2 पॉइंट आपको लिखना है, नीचे लिखिए नोट। लिखिएगा, चालक पदार्थ को आवेशित करने पर, लिख लीजिए, चालक पदार्थ को आवेशित करने पर, चालक पदार्थ को आवेशित करने पर सभी अतिरिक्त आवेश, सभी अतिरिक्त आवेश, सभी अतिरिक्त आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर, सभी अतिरिक्त आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहते हैं। जितना भी आवेश शब्द होगा कहां रहेगा? उसके बाहरी पृष्ठ पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि चालक पदार्थ के अंदर, लिख लो, क्योंकि चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। याद रहेगा, आपसे पूछेगा चालक पदार्थ में आवेश बाहरी पृष्ठ पर क्यों रहता है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान उसके अंदर। नीचे एक और पॉइंट लिखेगा, जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है वहां विभव नियत रहता है। अगला नोट करके लिख लो, लिख लीजिए नोट करके। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, यह हमेशा के लिए आप याद रखना, कहीं भी काम करेगा। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, उस स्थान पर विद्युत विभव, उस स्थान पर विद्युत विभव क्या होती है? नियत होती है। नियत मतलब एक समान। उस स्थान पर विद्युत विभव क्या होती है? सुनिए तो, मान लीजिए कि आवेश सतह पर था। ध्यान से देखना, जो मैं कहता हूं उसको बना लो थोड़ा सा फिगर। आप बताओ, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सतह पर है, इसका मतलब अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान है, तो E इनसाइड 0। सुनना, तो इसका विभव अंदर में क्या होगा? नहीं, 0 नहीं, यानी विभव हमेशा नियत रहेगा, वो 0। यही गलती बच्चा करता है, विभव नियत रहता है 0। भी क्या रहेगा? नियत का मतलब कांस्टेंट। यस और नो? तो भी का मान कांस्टेंट। जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 वहां पे विभव समान, नियत, यानी ना मान बढ़ेगा ना मान, नियत का यह मतलब है। अच्छा सुनो, अगर आवेश पूरे में था कुचालक के लिए, तो बोलो इसके अंदर क्या विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा? इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य। इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहां पर इनसाइड 0 होगा और वोल्टेज इनसाइड क्या रहेगा? कांस्टेंट। और यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र का मान शून्य। इतना दिमाग में रहेगा बस। चलिए रखोगे यार? चलिए, मुझे एक चीज और बताना था आपको, अब बाद में बताऊंगा। अर्थिंग सुना आपने ना? भू संपर्कन। हम
ओए, हम अर्थिंग से घरों में जोड़ते हैं ना वायर को, क्यों जोड़ते हैं? अतिरिक्त आवेश को प्रवाह करने के लिए ना। तो इसी को पढ़ेंगे हम अगले क्लास में।